जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 के जूनियर और TGT के सामाजिक विज्ञान विषय के मॉडल प्रैक्टिस सेट पर डिस्कस करेंगे। यह मॉडल प्रैक्टिस सेट इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के विषयों के प्रश्नों पर आधारित होगा और यह प्रैक्टिस सेट NCERT एवं SCERT के पाठ्यक्रम पर भी आधारित है और कुल 150 प्रश्न होंगे। इन 150 प्रश्नों को 3 भागों में बांट दिया गया है। भाग 1 भाषा हर्ता है, इसमें सिर्फ पास करना है और ये भाषा हर्ता 30 प्रश्न के होंगे, 30 अंक के होंगे, जिनमें से आपको कुल 30% क्वेश्चन सही करने हैं तो आप अहर्य होंगे। उसके बाद दूसरा है भाग सामान्य अध्ययन का, जो 40 प्रश्न का होगा और 40 अंक का होगा। और भाग तीसरा सामाजिक विज्ञान होगा, जिसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित प्रश्न होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 80 होगी और 80 अंक के होंगे। तो आइए हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यहाँ पे दिया हुआ है मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसे यहाँ से। आइए शुरुआत करते हैं। ये भाग 1 भाषा हर्ता 30 प्रश्न 30 अंक। पहला क्वेश्चन है, वन हु इज न्यू टू द प्रोफेशन आर ट्रेड इज सेड टू बी ए या /n। यानी कि यदि इसको हिंदी में कहा जाए तो इसका जो हिंदी अनुवाद होगा, जो पेशे या व्यापार में नया हो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे या क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन एक्सपर्ट, दूसरा नोवाइस, स्टार्टर और चौथा मोर देन वन ऑफ द एबव और पांचवा है नन ऑफ द एबव। तो ऐसे व्यक्ति जो व्यापार या पेशे में नए होंगे उन्हें हिंदी में नौसिखिया कहते हैं और हिंदी में नौसिखिया कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में नोवाइस कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नोवाइस। दूसरा क्वेश्चन है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर कंप्लेन राम। यानी कि राम शिकायत कर रहा है कि मैं 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। अब इसका जो है कि इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, यानी कि इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इनडायरेक्ट इसका क्या होगा, राम कंप्लेन दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर। दूसरा ऑप्शन है राम कंप्लेंड दैट ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर एन आवर। तीसरा राम कंप्लेंट दैट ही वाज वेटिंग फॉर एन आवर। चौथा है मोर देन वन ऑफ द एबव। पांचवा है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राम कंप्लेंट दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ लॉर्ड। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि लॉर्ड का, ये जो लॉर्ड यहाँ पे लिखा है, लॉर्ड का स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है। तो लॉर्ड का स्त्रीलिंग क्या होगा, इम्प्रेस, क्वीन, लेडी, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो इन चारों में लॉर्ड का जो स्त्रीलिंग है वो नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, पांचवा होगा।
क्योंकि लेडी लड़की को कहते हैं, और इम्प्रेस का मतलब यहाँ पे महारानी है, क्वीन का मतलब रानी है, तो इनमें से कोई नहीं। चौथा है चूज द वर्ड विच मीन द अपोजिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अर्थात संघर्ष का विलोम पूछा जा रहा है। एग्रीमेंट, आर्गूमेंट, डिस्प्यूट, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर संघर्ष का जो विलोम होगा वो एग्रीमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एग्रीमेंट। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज डिस्टेंट, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंट का मीनिंग पूछा जा रहा है, वो भी इसके समान हो, यानी कि डिस्टेंट के समान हो। तो इसका जो पहला ऑप्शन है फार ऑफ, दूसरा क्लोज, फिर तीसरा है नेबरिंग, चौथा है मोर देन वन ऑफ द एबव, पांचवा नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फार ऑफ। फार ऑफ का मतलब दूर दूर होता है, और डिस्टेंट का मतलब भी होता है दूर। तो इसका सही आंसर है फार ऑफ, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं 6वें क्वेश्चन पर। वन हु बिलीव इन फेट इज, ऑप्शन है फैटलिस्ट, फैटर, फ्रेंच, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फैटलिस्ट, पहला ऑप्शन हो जाएगा फैटलिस्ट। यानी कि इसका जो हिंदी है वन हु बिलीव्स इन फैट इज, यानी कि भाग्य में विश्वास करने वाले को क्या कहते हैं, तो फैटलिस्ट का हिंदी होता है भाग्यवादी। तो भाग्य में विश्वास करने वाले को भाग्यवादी कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन, आई डोंट नो हु दिस वॉल लास्ट नाइट, सप्लाई करेक्ट वर्ब फ्रॉम। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है पेंटेड, दूसरा है पेंट, तीसरा है पेंटिंग, चौथा है पेंट्स, और मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन पेंटेड हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है आई हर ओनली फॉर 2 वीक्स, सप्लाई करेक्ट टेंस फॉर्म, न्यू, हैव नाउ, एम वर्किंग, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हैव नाउ, ऑप्शन नंबर 2। तो आई हैव नाउ हर ओनली फॉर 2 वीक्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, जो गद्यांश दिया हुआ है, यहाँ से हिंदी भाषा का आरंभ हो रहा है। तो यहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। आइए पढ़ लेते हैं एक बार। यथार्थ उसे कहते हैं जो किसी सत्य या घटना को बिना काट छाट को उद्घटित करता हो। यथार्थ एक ऐसी सच्चाई है जिसे किसी भी युग का साहित्यकार चाहते हुए भी अनदेखी नहीं कर सका है, और कदाचित यही कारण है कि पश्चिम में यही नहीं पूर्व में भी यथार्थ का स्वर कभी स्पष्टता तो कभी दबे दबे रूप में अवश्य बना रहा। यथार्थ केवल जीवन के इंद्रिय रूप का आकलन नहीं बल्कि मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी पहलू उसमें समाविष्ट हैं। समाजवादी यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, मनोविज्ञानवाद, अस्तित्ववाद आदि समस्त जीवन विषयक दृष्टिकोण अपनी विशिष्ट दृष्टि से जीवन को देखकर उसके यथार्थ को गहरे स्तर पर समझने बुझने का प्रयत्न करते हैं। तो यथार्थ का अर्थ होता है, तो यथार्थ का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा, चारों में से वास्तविक हो जाएगा। उसके बाद दूसरा 10वां क्वेश्चन है गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है। तो गद्यांश का इसमें जो केंद्रीय विषय है वो है आपका यथार्थ है। आकलन का अर्थ नहीं होता है गिनना, समझना, भविष्यवाणी। तो इसमें भविष्यवाणी ही आकलन का अर्थ नहीं होगा। इसके बाद उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 12वां क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। यह क्रिया विशेषण अव्यय है, या समुच्चय बोधक अव्यय है, या संबंध बोधक अव्यय है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन संबंध बोधक अव्यय। 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। गिलास में बहुत कम दूध बचा है, तो यानी कि इसमें विशेषण बताना है। तो व्यक्तिवाचक विशेषण होगा, जी नहीं, ये तो गलत हो गया। सार्वनामिक विशेषण, ये भी नहीं होगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। आगंतुक, आगतुक, आगंतुक। चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आगंतुक, पहला वाला। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? अर्धविराम, अल्पविराम, विवरण चिन्ह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह अर्धविराम होगा। आगे देखते हैं 16 नंबर। निम्न में से विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए एक वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। गृह कार्य करने में कृपया मेरी सहायता कीजिए। इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है संदेहार्थ, दूसरा है संभावनार्थ, तीसरा है अनुनय विनय, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुनय विनय। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। तत्कालिक वर्तमान काल है या संदिग्ध वर्तमान काल है या आसन्न भूतकाल है या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह संदिग्ध वर्तमान काल इसमें है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2 संदिग्ध वर्तमान काल। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्न है। पानी, पत्र, सूर्य, दूसरा ऑप्शन है पवित्र, पत्रा, सांप, तीसरा है पत्ता, चिट्ठी, पंख, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पत्ता, चिट्ठी और पंख, ऑप्शन नंबर 3 पत्ता, चिट्ठी और पंख। आइए अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जहर उगलना, बहुत कम बोलना, कड़वी बात कहना, समय नष्ट करना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कड़वी बात कहना ही जहर उगलना मुहावरे का अर्थ है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? पाषाण, पाहन, दूसरा है रात्रि, निशा, तीसरा शुकर, सुअर, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछ रहा है कि तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। रात्रि और जो निशा है यही सही नहीं है। आगे देखते हैं 21 नंबर। अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहला ऑप्शन है अधिक, दूसरा है अधि, तीसरा है अय, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक या पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अधिष्ठाता में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? शब्द अंधकार, किरण। तो तिमिर का जो पर्यायवाची है वो है आपका अंधकार। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 23 नंबर का सवाल है
कि कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? किसी के कहने से गलत काम करना बुद्धिमानी नहीं है, जो कहो उससे विपरीत काम करने वाला। हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता, यही इसका सही अर्थ है। हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, उपमा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर 1। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? जोगी, जटा, यम। तो इन चारों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? यानी कि तद्भव शब्द पूछा जा रहा है इसमें, तो कौन सा इसमें नहीं है? ये जो जोगी है यही तत्सम शब्द नहीं है। जोगी एक तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम योगी होता है। इसका तत्सम क्या होता है? योगी होता है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, छात्रों द्वारा सजावट की गई, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है इसी में कर्तृवाच्य का जो है कि प्रयोग किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खान पान में कौन सा समास है? द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, उपयुक्त में से एक से अधिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो खान पान में द्वंद्व समास है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला। 28 नंबर देखते हैं। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। में कौन सा छंद है? उल्लाला, इंद्रव्रजा, रोला। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस छंद में उल्लाला जो है कि छंद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन उल्लाला। उल्लाला छंद क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं कि यह एक अर्धसमात्रिक छंद होता है। उल्लाला में 28 मात्राएं होती हैं। उल्लाला में कुल 28 मात्राएं होती हैं और पहले और तीसरे चरण में कुल 15-15 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। आइए अब आगे देखते हैं। वह जमीन, 29 नंबर क्वेश्चन। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? भूभूड़, वनखंडी, ऊसर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऊसर है। आगे 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सभा, गृह, चंदन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सभा है यही स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग लिंग है। तो सही ऑप्शन इसका पहला वाला हो जाएगा। अब समान अध्ययन के 40 प्रश्नों पर हम लोग देख लेते हैं। किसी काम को एक महिला 36 घंटे में करती है, उसी काम को एक पुरुष 4 घंटे में और एक बच्चा 8 घंटे में करता है। प्रतिदिन 8 महिलाएं 8 घंटे उस कार्य को करें तो वह काम 10 दिन में पूरा हो जाएगा। तो 10 महिलाएं, 10 पुरुष और 10 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये बात आइए ऑप्शन है 2 सही 1/13, 2 सही 6/13, 2 सही 2/13। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जहाँ गणित के क्वेश्चन होंगे वहाँ पर ही जो आपका ये चौथा ऑप्शन होगा ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक तो होंगे नहीं, तो इसको तो हटा ही दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 31 का
दूसरा वाला 2 से 6/13। आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। मैं गणित का क्वेश्चन यहाँ पे हल नहीं कर पाऊँगा, यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, 5,000 रुपये का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना धनराशि प्राप्त होगी यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 2% है, दूसरे वर्ष में 3% और तीसरे वर्ष में 4% हो तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 33 नंबर, एक बस 50 किलोमीटर की यात्रा 95 मिनट में करती है और शेष 70 किलोमीटर की यात्रा 85 मिनट पूरी करती है। बस की औसत चाल ज्ञात करना है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ए किसी कार्य को अकेला 12 दिनों में पूरा करता है जबकि बी इसी कार्य को अकेला 15 दिनों में पूरा करता है। सी की मदद से दोनों उस काम को 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अगर उन्हें उस पूरे कार्य के लिए 2880 रुपये प्रदान किया जाता है तो उसमें सी की हिस्सेदारी कितनी होगी। तो इसमें सी की हिस्सेदारी कुल कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा आपका 720 रुपये। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 वृत्त ए बी सी क्रमशः गायक, नर्तक और नायक को निरूपित करते हैं। इनकी कुल संख्या क्रमशः 50, 60 और 40 है। वैसे लोगों की संख्या कितनी है जो गाना गाते हैं और नृत्य करते हैं लेकिन नायक नहीं है ना। गाना गाते हैं, नृत्य करते हैं लेकिन नायक नहीं है। तो इनमें से नायक कौन नहीं है, उसकी संख्या क्या है। तो ये आपकी संख्या, ये जहाँ पे जो 15 है यही होगी। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 36 नंबर क्वेश्चन, एक लड़का किसी किताब का 38% हिस्सा एक दिन में पढ़ लेता है और 45% हिस्सा अगले दिन पढ़ लेता है। अगर उसी किताब में 45 पेज शेष बच जाते हैं तो किताब के कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है। 380, 330, 360। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो पृष्ठों की कुल संख्या है वो 360 है। सैंतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक निश्चित राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 23,783 रुपये है तो उसी तारीख और उसी समान अवधि में साधारण ब्याज कितना होगा। 3600 रुपये, 3400 रुपये, 3440 रुपये। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3600 रुपये, ऑप्शन नंबर 1। 38 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3/2, 9/8, 81/16 और 27/10 का HCF ज्ञात कीजिए। 2/81, 1/40, 80/3। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 3/80, जो उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसको आप कैसे लगा सकते हैं कि यहाँ पर इनका यहाँ पर देख लीजिए, ये चीज़ें, ये सवाल दिया हुआ है तो इसका मौसा ज्ञात कर लीजिए। तो इसका मौसा आ जाएगा आपका 3, क्योंकि 3 से ये सभी संख्याएं विभाजित हो जा रही हैं। 3 भी, 9 भी, 81 भी और 27 भी। इसके बटे इनका जो है कि लसक ज्ञात कर लीजिए। तो इनका लसक 2, 8, 16, 10 का लसक कितना हो जाएगा। 16 × 25 80 होता है, 10 × 8 80 होता है, 8 × 10 में 80 होता है और 40 × 80 होता है। तो 3/80 आ जाएगा। 3/80 इस ऑप्शन में दिया नहीं है तो यही इसका 5वां वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है 39 नंबर का क्वेश्चन है, महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सा मानदंड पूरा करना होता है। निव्वल धनात्मक शुद्ध लाभ से शुद्ध मूल्य अनुपात, वैश्विक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति, अंतर क्षेत्रीय स्तर पर प्रदर्शन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु जो मानदंड पूरा होना चाहिए वो होता है आपका
वैश्विक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति। तो इसका जो सही आंसर है वैश्विक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति। आगे है 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जंगलों के कार्बन संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु रेड नाम का एक कार्यक्रम आरंभ किया गया, जिसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना और कार्बन विकास में निवेश को कम करने हेतु इसे चलाया गया। रेड का पूरा अर्थ क्या है? वनों की कटाई और वन क्षरण से ऊर्जा का पुनर्चक्रण। दूसरा ऑप्शन है वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करना। तीसरा है विघटन और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करना। चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ये रेड है, इस रेड का पूरा नाम है वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करना। ऑप्शन नंबर 2 होगा। यह अफ्रीका के युगांडा देश की एक योजना है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 1939 में किस वायसराय ने यह घोषणा की थी कि भारत युद्ध में अब ब्रिटेन के साथ है? लॉर्ड बेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिथगो। चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड लिथगो। ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड लिथगो। 42 नंबर क्वेश्चन है कि NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है? वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो NaHCO3 का जो रासायनिक नाम है वो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। जो इसमें दिया नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 43 नंबर क्वेश्चन है हैदराबाद के निजाम की सेना का नाम क्या था? हिजबुल मुजाहिदीन रजाकर्स। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हैदराबाद के निजाम की सेना का नाम रजाकर्स था। आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है? इथेन 1,2 डायोल, मिथाइल प्रोपेन 1,1001, प्रोपेन 1,01। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्लिसरॉल का IUPAC जो नाम है वो है आपका 1,2,3 ट्रायोल, है ना? 1,2,3 ट्रायोल नाम है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। मनुष्य के शरीर में नमक के प्रवाह का माध्यम क्या? प्लाज्मा, ऑक्सीजन, रक्त। इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के शरीर में नमक के प्रवाह का जो माध्यम है वो रक्त है। रक्त न केवल नमक के प्रवाह का माध्यम होता है बल्कि यह मानव शरीर में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन के लिए भी जिम्मेदार होता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सारनाथ, पावापुरी, बोध गया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बोध गया में सारनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। रुपया का नया चिन्ह किसने बनाया है? 27 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। रुपया का नया चिन्ह किसने बनाया है? डी उदय कुमार ने, नंदिता कोरे मल्होत्रा ने, उदित राज हितेश ने। उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रुपया का जो नया चिन्ह बनाया था वो डी उदय कुमार ने बनाया था। डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था। इसे भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को प्रस्तुत किया गया था। आगे 48 नंबर क्वेश्चन है। भारत के संविधान में 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? GST को शामिल करने से, बोडो डोगरी को राजभाषा का दर्जा। तीसरा ऑप्शन है दिल्ली को विशेष दर्जा के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित
किया जाना। तो यही इसका ऑप्शन सही है। तो 69वां संविधान संशोधन यह दिल्ली को विशेष दर्जा के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करने से संबंधित है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारत में चोल काल का प्रसिद्ध मंदिर है? कांचीपुरम में स्थित कांची कैलाशनाथ मंदिर, दूसरा है सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर, तीसरा है तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो चोल काल का प्रसिद्ध मंदिर है वो तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर है, यह तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, अपनी कक्षा में पृथ्वी की वह स्थिति जब वह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है क्या कहलाती है? तो जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी और न्यूनतम दूरी पर होगी। ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया, यहाँ भी अर्थ हो गया। तो जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं, और जब न्यूनतम दूरी पर होती है तो उसे हम उपसौर कहते हैं। और यह उपसौर की जो स्थिति होती है यह 4 जुलाई को नहीं सॉरी ये 3 जनवरी को होता है, उपसौर 3 जनवरी को और अपसौर 4 जुलाई को होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, अपनी कक्षा में पृथ्वी की वह स्थिति जब वह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उससे क्या कहते हैं? तो उसे हम अपसौर कहते हैं। और यही चंद्रमा के संदर्भ में होता है तो उसे उपभू अपभू कहते हैं। आइए 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में जोग जलप्रपात स्थित है? तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जोग या गरसुप्पा जो जलप्रपात है यह शरावती नदी पर स्थित है और यह जोग या गरसुप्पा जो जलप्रपात है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे कर्नाटक का जिक्र नहीं किया गया है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5वां हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं? सहतूत का पेड़ जी नहीं, भारतीय अखरोट का पेड़ जी नहीं, मैंग्रोव वन तो यहीं पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं और इस मैंग्रोव वनस्पतियों में सर्वाधिक मात्रा में जिस प्रजाति की वनस्पति पाई जाती है उसे हम सुंदरी वन के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ के डेल्टा को सुंदर वन का डेल्टा भी कहते हैं। 53 नंबर का सवाल है, निम्न में से किसने स्वतंत्र श्रमिक दल और अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर स्वतंत्र श्रमिक दल और अनुसूचित जाति संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर का सवाल, नाबार्ड द्वारा निम्न में से कौन सी योजना लागू की गई? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन का अम्ब्रेला कार्यक्रम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाबार्ड द्वारा प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन का अम्ब्रेला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 55 नंबर का सवाल देखते हैं, वनावन का लोक नृत्य है, वनावन का लोक नृत्य है जो विवाह के उत्सव पर गाया जाता है। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वनावन कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये जो वनावन है यह कश्मीर का एक लोक नृत्य है जिसे खास तौर पे विवाह समारोह के अवसर पर गाया जाता है। तो यहाँ पे कश्मीर का जिक्र नहीं है तो 5वां ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर का सवाल है, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा होता है, वो हाइड्रोजन होता है, तो इसमें हाइड्रोजन दिया नहीं है, तो पाँचवा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, एड्रीनल, थायराइड ये दोनों हैं, लेकिन जो लार ग्रंथि है यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो किसी के साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है और आग लग जाता है, तो वह कौन सा तत्व है, इनमें से बताना है। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनमें से एक से अधिक है या इनमें से कोई नहीं है, तो ऑक्सीजन के साथ यह प्रतिक्रिया करके विस्फोट करता है। 59 नंबर का सवाल है, निम्न में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है और वह गर्भाशय ग्रीवा में फैलाव का कारण है। प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑक्सीटोसिन। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मनुष्य के शरीर के आहार नाल का हिस्सा नहीं है। मलाशय, ट्रैकिया, ग्रसनी, तो इनमें जो ट्रैकिया है जिसको हम श्वास नली भी कहते हैं, यही आहार नाल का हिस्सा नहीं है। 61 नंबर का सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फलों और सब्जियों के रंग के लिए प्रमुख कारक है। हेमोसाइनिन, एंथोसाइनिन, इंडोसाइनिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एंथोसाइनिन जो होता है यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वर्णकों का एक समूह होता है और कई अनाजों, फलों और सब्जियों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, एंथोसाइनिन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में अमर्त्य सेन ने कौन सा नया उपागम जोड़ा था। पात्रता, वहनीयता, भोजन की उपलब्धता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था और इन्होंने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा था, है ना। तो खाद्य सुरक्षा में इन्होंने एक नया आयाम जोड़ा और भोजन के लिए पहुंच पर जोर दिया, जिसे उन्होंने पात्रता कहा, जो कि उत्पादन कर सकता है ना। तो इसमें जो आपका पात्रता है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1998 में दिया गया था। मिड डे मील से जुड़े नवीनतम निर्देशों के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कैलोरी पोषक तत्व देने का निर्णय लिया गया है। तो मिड डे मील में प्राथमिक कक्षाओं में कैलोरी पोषक तत्व देने का निर्णय लिया गया है। तो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक इन्हें 450 कैलोरी चाहिए और 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 700 कैलोरी की आवश्यकता है। तो इसमें 450 दिया नहीं है, 475 दिया हुआ, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यह कथन किसने कहा था। भारतीय राष्ट्रवाद एक विशिष्ट घटना है जिसे वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों द्वारा आरंभ किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1916 में कहा था कि वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों द्वारा आरंभ किया गया था। जो भारतीय राष्ट्रवाद एक विशिष्ट घटना है जिसे वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों द्वारा आरंभ किया गया था, इन्होंने इसे महात्मा गांधी ने कहा था। कब कहा था, 1916 में कहा था। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किन तत्वों की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन जल और प्रकाश की, कार्बन डाइऑक्साइड जल और सूर्य के प्रकाश की, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल और जल की, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। 66 नंबर का सवाल देखते हैं, निम्न में से किस मछली का सर, हड्डी, आँख और नाक नहीं होता है? किस मछली को सर, हड्डी, आँख और नाक नहीं होता है? जेली फिश, समुद्री स्पंज, कैटफिश। तो इनमें से जो आपका कैटफिश है इसको तो होता है, यानी कि इसको सर होता है, हड्डी होता है, आँख होता है, नाक होता है। जेली फिश को भी होता है, लेकिन जो समुद्री स्पंज होता है इसी को नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा समुद्री स्पंज हो जाएगा। आइए इसको हम एक चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि जेली फिश, कैटफिश और समुद्री स्पंज को। तो यहाँ पर देखिए यह स्पंज फिश है, ये आपका कैटफिश है, ये आपका जेली फिश है। नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। परमाणु भौतिकी का जनक किसे माना जाता है? जेम्स वाट, आइजैक न्यूटन, रदरफोर्ड। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो परमाणु भौतिकी का जनक किसे माना जाता है? रदरफोर्ड को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 में है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, है ना? कब दिया गया था? 1908 में दिया गया था। रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। परमाणु भौतिकी के जनक कहलाते हैं ये, और इन्हें 1908 में जो है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 68 नंबर का सवाल देखते हैं, ध्वनि गति वायु में कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकंड, 373 मीटर प्रति सेकंड, 434 मीटर प्रति सेकंड। इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो ध्वनि की गति होती है वो 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो सही ऑप्शन 1 हो जाएगा। लेकिन जो एग्जैक्ट इसकी गति होती है, ध्वनि गति 343.2 मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे 69 नंबर का सवाल देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बंगाल से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बंगाल से हुआ था। कब हुआ था? वहीं बंगाल विभाजन 1905 में आरंभ हुआ था। तो इसी समय स्वदेशी और राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 70 नंबर का, केंद्र सरकारी की प्रसाद योजना किससे संबंधित है? बांधों के विकास से, सड़क सुरक्षा से, तीर्थ स्थलों के विकास से। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका तीर्थ स्थलों के विकास से। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से प्रसाद योजना का शुरुआत हुआ था। अक्टूबर 2017 में योजना का नाम बदल करके तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया था। तो यही प्रसाद का जो है कि यह पूरा नाम है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। अब यहाँ से भाग 3 सामाजिक विज्ञान, कुल 80 प्रश्न, 80 अंक यहाँ पे लिखा है। अभी तक हम लोगों ने भाग 1, भाग 2 को कवर कर लिया। भाग तीसरा है सामाजिक विज्ञान, जिसमें 3 विषय के प्रश्न होंगे, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। तो आइए पहला क्वेश्चन है, 71 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, आत्माराम, ज्योतिबा फुले। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में किया था। तो इसका सही आंसर तो ज्योतिबा फुले हो जाएगा। लेकिन कब? 1873 में। कहाँ पे हुआ था यह? तो यह महाराष्ट्र में हुआ था। आइए प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना प्रभावी हुआ कि बिहार के निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज कई महीनों तक गायब हो गए। कहाँ से? पटना से, साहिबगंज से, बढ़ई से। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो
सही आंसर है वो मुंगेर ज़िले में एक बरही नामक स्थान है। यहाँ से जो है कि कई महीनों तक अंग्रेजी शासन गायब हो गया था। तो सही आंसर है बरही। ये कहाँ पे है? मुंगेर ज़िले में है। आगे है 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के ढलवाए थे। भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें से क्या है? असत्य है। तो यही चौथा वाला सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन सा सत्य है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के ढलवाए थे, ये बिल्कुल सत्य है। और ये दोनों असत्य है, पहला वाला और दूसरा वाला। भारत में स्वर्ण सिक्कों का जो चलन था वह सबसे पहले इंडो ग्रीक शासकों ने ही चलाए थे सोने के सिक्के, है ना। तो यहाँ पे हर्षवर्धन का जिक्र किया गया, तो ये भी जो है कि आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो उपयुक्त में से एक से अधिक गलत है। आइए 74 नंबर का सवाल देखते हैं। 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ? भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति का प्रमुख देश बन गया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला है, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार बन गया। क्योंकि 19वीं सदी में या 19वीं सदी के आरंभ में ब्रिटेन में औद्योगिकरण का तीव्र गति से विकास होना शुरू हो गया था। अब भारत के जो कच्चे माल थे वो ब्रिटेन भेजे जाते थे। अब ब्रिटेन से तैयार माल को भारत में ला करके बेचा जाता था। इससे भारत का घरेलू उद्योग काफ़ी प्रभावित हुआ और इस प्रकार जो भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार बनकर ही रह गया था। अब 75 नंबर का सवाल देखते हैं। कूट है, इसको मिलान करना। क्रिप्स मिशन है, गांधी जिन्ना वार्ता है, शिमला कांग्रेस है, कैबिनेट मिशन है और यही चार है। तो इनका मिलान करना है। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। तो ए का तीसरा 1942, तो ए में तीसरा दो जगह है। फिर उसके बाद गांधी जिन्ना वार्ता, तो यह गांधी जिन्ना वार्ता कब किया गया था? 1944 में, यानी कि बी का पहला। तो ए का तीसरा, बी का पहला, दो जगह मिला। शिमला कॉन्फ्रेंस, तो शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1945 में हुआ था। तो सी का जो है कि चौथा, तो सी का चौथा मिल गया ये तीसरे वाले ऑप्शन में, तो यही सही हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? तो 1946 में आया था। नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम क्या था? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, फिर उसके बाद यहाँ पर है लियाकत अली खान। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ये नेहरू थे, तो नेहरू के अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में लियाकत अली वित्त मंत्री बने थे, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो लियाकत अली हो जाएगा। तो 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई और उसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। फिर भी लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया था। 77 नंबर का सवाल है। किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि को प्रारंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर 3। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को आरंभ किया था। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में दी गई पुस्तकों को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए पुस्तक है और इनके नाम बताने हैं। गुलशन ए इब्राहिम,
दूसरा है तारीख ए फिरोज शाही, तीसरा है मुंतखाब उत तबारीख, चौथा है अकबरनामा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गुलशन ए इब्राहिम। किसके द्वारा लिखा गया था? तो मोहम्मद कलीम फरिश्ता के द्वारा लिखा गया था। तो मोहम्मद कलीम फरिश्ता किस में है? यहाँ पर चौथा वाले में है। ये है मोहम्मद कलीम फरिश्ता। तो ए का चौथा किस में दिया हुआ है? ये दूसरे वाले में दिया हुआ है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। भारत में पुर्तगाली व्यापार, बी वाला ऑप्शन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सी है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और डी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1503 ईस्वी, 1602 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1664 ईस्वी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? 1600 ईस्वी में आया था। तो बी में तीसरा है ना, बी में तीसरा कहाँ पे दिया हुआ है? ये पहले वाले ऑप्शन में ही दिया हुआ है। अब उसके बाद पुर्तगाली व्यापार कब आया था? तो जो ये पुर्तगाली व्यापार था यह 1503 ईस्वी में आया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में आया और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? यह 1602 ईस्वी में आया था। इसका एक ट्रिक भी है, पुत्र अडा डैड फंसा, पुत्र अडा डैड फंसा। तो फ्रांसीसी सबसे बाद में आए और पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और फ्रांसीसी सबसे बाद में आए थे। तो पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद अंग्रेज लोग आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई उसका नाम क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गद्य और पद्य दोनों में जो रचना की गई वो यजुर्वेद में की गई है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस सूफी संत ने सूफियों के सुहारवर्दी पंथ की स्थापना की थी? शहाबुद्दीन सुहारवर्दी, बहाउद्दीन जकरिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बहाउद्दीन जकरिया, बहाउद्दीन जकरिया ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जिया-उद-दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था? एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण, जन सामान्य की समृद्धि एवं कल्याण, तीसरा है किसानों की संपन्नता, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जिया-उद-दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य यही था कि एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण हो। तो जिया-उद-दीन बर्नी ने एक पुस्तक लिखी तारीख ए फिरोज शाही और इसी तारीख ए फिरोज शाही में उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की बात की थी। इसके अलावा जो इब्ने बतूता की रेहला नामक पुस्तक है, उस रेहला नामक पुस्तक में भी कुछ बाजार नियंत्रण जैसी व्यवस्था का ही बात किया गया है। आइए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मणिग्राम और नानदेशी निम्न में से क्या थे? चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयाँ, ब्राह्मणों का ब्रह्मादेय के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। कौन? मणिग्राम और नानदेशी। तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा आपका तीसरा वाला। तो मणिग्राम और नानदेशी ये दक्षिण भारत के व्यापारिक संघ थे
और चोल शासक परांतक प्रथम के उत्तर में लेख से चोल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो क्या नाम है उसका? चोल शासक का परांतक प्रथम के उत्तर में है ना, उत्तर परांतक है ना, परांतक प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ स्थान एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए थे। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त उत्तर का चयन करिए। तो कोल्डिहा, ये देखिए जो कोल्डिहा है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में है। और चिरांद कहाँ है? तो ये आपका जो चिरांद है वो बिहार में है। और हालूर आंध्र प्रदेश में है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आइए कूट अकूट से देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका जो कूट अकूट हो जाएगा वो आपका चिरांद बिहार में था, है ना। तो ए का चौथा यही सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। अमीर खुसरो, इब्न बतूता, मिनहाज सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, ये हो गए। अब तारीख है फिरोज शाही, तबाकत नासिर, तुगलकनामा और रेहला। तो ये देखिए जो रेहला नामक पुस्तक था, अभी मैंने बताया कि इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। और जियाउद्दीन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया? अभी इसके पहले जिक्र हुआ था एक क्वेश्चन में ही। तो जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख है फिरोज शाही लिखा। तारीख है फिरोज शाही। तो डी का पहला और बी का चौथा मिला लीजिए आप। डी का पहला और बी का चौथा, ये तीसरे वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बैटरी भी 5% है। जरा सा 1 मिनट। यह पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट का दूसरा भाग है, जो अभी तक हम लोगों ने 84 प्रश्न तक डिस्कशन किए थे। आज ये 85 नंबर से स्टार्ट करते हैं। आइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अमीर खुसरो, इब्न बतूता, मिनाज सिराज, जियाउद्दीन बर्नी। इधर दिया हुआ सूची 2 में तारीख है फिरोज शाही, तबकात ए नासिरी, तुगलकनामा, रेहला। तो ये जो रेहला है, रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। अभी इसके पहले ही जिक्र किए थे हम कि रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है, जिसमें बाजार नियंत्रण जैसी व्यवस्था का जिक्र किया गया था। फिर उसके बाद तारीख है फिरोज शाही, मिनहाज सिराज के द्वारा लिखा गया था। तो सी का पहला, और सॉरी हाँ, सी में जियाउद्दीन बर्नी ने जो है कि तारीख है फिरोज शाही लिखा था, जियाउद्दीन बर्नी ने। तो यहाँ पर डी का पहला और बी का चौथा। डी का पहला, बी का चौथा किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए आगे बढ़ते हैं। तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? तो देखिए, गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 युद्ध हुए थे। प्रथम लड़ाई 1991 में हुआ था, सॉरी 1991 में नहीं, 1191 में हुआ था। 1191 में हुआ था।
और दूसरी 1192 में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीता, गौरी हार गया। दूसरे वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया और गौरी जीत गया। तो यह तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। आइए तीसरे 87 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कुषाण काल में मथुरा मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र था, जहां मूर्तियां किस पत्थर से बनाई गई थी? तो यहाँ की जो मूर्तियां थी वह बलुआ पत्थर से बनाई गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बलुआ पत्थर। आगे बढ़ते हैं। निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए और दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कनिष्क का राज्याभिषेक, कलिंग का युद्ध, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल, अशोक की मृत्यु। आइए इनको हम लोग क्रम से सजाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 में आ जाएगा। तो इसमें ये जो 3 वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो इसमें जो आपका कलिंग का युद्ध हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था और अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। तो पहले कलिंग का युद्ध 2 नंबर, फिर अशोक की मृत्यु 4था नंबर, फिर उसके बाद कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में और चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल 375 से लेकर के 415 ईस्वी तक रहा है और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल से संबंधित थे। आइए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची, इसमें भी सूची दिया हुआ है, मिलान करना है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो जो लॉर्ड कर्जन था बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल था। तो सी का दूसरा, तो सी में दूसरा कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में ही मिल गया, पहले से ही यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो बी का पहला, तो बी में पहला, तो यही आपका ये जो तीसरा वाला ऑप्शन मिला है ये बिल्कुल कूट इसमें मिल जा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो लॉर्ड डलहौजी था, तो लॉर्ड डलहौजी को उत्तराधिकारी का अपहरण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जिसे व्यपगत सिद्धांत भी कहा गया। तो ये चौथा इसका मिल गया। फिर उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा का उन्मूलन करता भी माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 90 नंबर के सवाल पर। बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वालो। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 95। निम्न में से कौन सी विशेषता बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों में है? यानी कि ये विशेषता बतलाना है कि बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में मिलती है। मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों से सब कुछ त्यागना होता है। अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये विशेषता जो दोनों धर्मों में पाया जाता है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों में यह कहा गया है कि यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको घर की मोह माया से दूर जाना होगा, घर को त्यागना होगा, तभी आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध ने घर को त्यागा और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में जा कर के। 92 नंबर का सवाल है।
ये भी सूची दिया हुआ है, मिलाना है। सूरसेन, गंधार, कौशल, वैशाली, तक्षशिला, मथुरा, अयोध्या, वज्जी संघ। तो इसका जो सही मिलान होगा वो कैसे हो जाएगा, तो जो सूरसेन महाजनपद है ना, और इसकी जो राजधानी रही है, तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, यह मथुरा में थी, है ना। तो ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा, ए में दूसरा कहाँ दिया हुआ है, यही तीसरा में दिया है, देखिए। और गंधार महाजनपद की राजधानी कौन थी, तक्षशिला। कौशल का राजधानी अयोध्या। वैशाली की राजधानी वज्जी संघ। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी महाजनपद राजधानी सही ढंग से मेल नहीं खाती। अंग विराटनगर, काशी, बनारस, कौशल, श्रावस्ती। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आपका अंग विराटनगर है यही मेल नहीं खाता है ना, यही मेल नहीं खाता है, अंग विराटनगर। आगे देखते हैं 94, उत्तर से दक्षिण तक 9 पसार स्थलों को क्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है। तो बुर्ज होम, तो बुर्ज होम कहाँ है, यह आपका जम्मू कश्मीर में है, सबसे उत्तर में है। फिर कोर्डीहरा, तो यह कोर्डीहरा कहाँ है, यह आपका, सॉरी, बुर्ज होम हम उत्तर प्रदेश बता दिए जी, गलत हो गया। यह बुर्ज होम जो है कि आपका जम्मू कश्मीर में है ना, ये जम्मू कश्मीर में है। और कोर्डीहरा, तो ये कोर्डीहरा जो है ये आपका कहाँ पे है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर से दक्षिण का जो सही मिलान होगा वो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है 1 2 3 4। 95, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्हें राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी, क्योंकि इसी समय ये हजारीबाग जेल से दीवार को कूद करके भाग गए थे और अंडरग्राउंड होकर इस आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। तो उसी समय इन्हें राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, भारत छोड़ो आंदोलन। चोल साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करिए। कौन सा सत्य कथन है, आइए देखते हैं। कि गाँव के विषयों को विभिन्न वर्गों में बनी विभिन्न समितियों द्वारा प्रबंधित किया जाता था, ये बिल्कुल सही कथन है। इन समितियों की सदस्यता के लिए चुनाव होते थे, जिसमें केवल संपत्तिशाली वर्ग ही मतदान करता था। तो यही जो है आपका ये गलत है। संभावित उम्मीदवारों के लिए स्पष्ट रूप से योग्यता और अयोग्यता निर्धारित की गई थी, ये बिल्कुल तर्क सही है। तो यही दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 97, निम्न घटनाओं का कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जहांगीर के फरमान से अंग्रेजों को सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति, फिर मछलीपट्टनम में एक अंग्रेजी कारखाने की स्थापना, उसके बाद है पुलिकट के पास अमरगांव में एक अंग्रेजी कारखाने की स्थापना। चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड के लिए सर थॉमस रो का प्रस्थान। नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा वाला। तो मछलीपट्टनम से एक अंग्रेजी कारखाने की स्थापना हुई थी, कब हुआ था, यह 1600, मछलीपट्टनम में अंग्रेजी कारखाने की स्थापना 1681 में। और जहांगीर के फरमान से अंग्रेज़ों को सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली थी। तो यह अनुमति कब मिली थी, यह अनुमति मिली थी 1613 में। और सर थॉमस रो को इंग्लैंड के लिए प्रस्थान 1620 में, 1620 में। और पुलिकट
के पास अरमा गांव में एक अंग्रेजी कारखाने की स्थापना 1626 में। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा है? तीसरा वाला। निम्न कथनों पर विचार करें। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के बीच राजनीतिक एकता कायम करना और इस खलीफा की रक्षा करने में उनके प्रभाव का उपयोग करना था। फिर दूसरा है, खिलाफत अभियान को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन मिला था। तीसरा है, यह असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख अंग था। चौथा है, उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक है। पांचवा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के बीच राजनीतिक एकता कायम करना और खलीफा की रक्षा करने में उनके प्रभाव का उपयोग करना था। ये बिल्कुल सही है। और खिलाफत अभियान को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन मिला था। ये भी सही है। यह असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख अंग था। ये भी आपका सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था। इस अधिनियम में ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। कांग्रेस ने अधिनियम की प्रशंसा की तथा पंजाब में गठबंधन सरकार का गठन किया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कांग्रेस ने इस अधिनियम की घोर निंदा की थी। यही गलत है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर का। आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा भारत में पहली बार आधुनिक शिक्षा का आरंभ किस बात के लिए नहीं हुआ था? प्रशासन में कम वेतन वाली नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की आपूर्ति। दूसरा है भारतीय समाज का आधुनिकीकरण। तीसरा है विदेशी शासन के लिए भारतीयों को फिर से संगठित करना। चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारतीय समाज का आधुनिकीकरण। तो ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा भारत में पहली बार आधुनिक शिक्षा का आरंभ भारतीय समाज के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से किया गया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भारतीय समाज का आधुनिकीकरण। 101 नंबर का सवाल देखते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना है, नदियां हैं। तो हीराकुंड बांध है, सरदार सरोवर है, राणा प्रताप सागर है, नागा अर्जुन सागर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। आइए पहले देख लेते हैं। तो जो हीराकुंड है वो किस नदी पर है? तो हीराकुंड महानदी पर है। तो एक तीसरा इसमें मिल गया। फिर सरदार सरोवर, तो सरदार सरोवर कहाँ है? ये नर्मदा नदी पर है। राणा प्रताप कहाँ है? तो राणा प्रताप यह चंबल नदी में है, चंबल नदी पर है। नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पर। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। 102 नंबर का सवाल है। कोरोमंडल तट का विस्तार है कृष्णा नदी के डेल्टा से गंगा नदी के डेल्टा तक, कुमारी अंतरीप कृष्णा नदी डेल्टा तक, सूरत से गोवा तक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कोरोमंडल तट का विस्तार। तो यहाँ पर देखिए ये पश्चिमी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है। इसको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहते हैं। तो यहाँ पर कोरोमंडल तट है, ये कोरोमंडल तट कहलाता है। ये मालाबार तट कहलाता है। तो जो कोरोमंडल तट का जो हिस्सा है वो कन्याकुमारी से लेकर कुमारी अंतरीप से लेकर के कृष्णा नदी के डेल्टा तक है। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आइए और भी जान लेते हैं। तो भारत के पूर्वी तट को निम्न भागों में भी बांटा गया है। देखिए कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। फिर उसके बाद कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा को
गोलकुंडा तट कहते हैं। फिर गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है, या इसी को उत्कल तट भी कहते हैं। आगे देखते हैं, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में। दूसरा है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। तीसरा है गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम क्षेत्र में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिहार में जो भांगर मिट्टी मिलती है वो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्रों में मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। ये बात बिल्कुल सही है। शुक्र ग्रह पर सघन वायुमंडल पाया जाता है, ये भी सही है। अब यहाँ पे कूट दिया है। पहला है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं, आर ए की व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सत्य है परंतु आर गलत है। चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन कथन की व्याख्या कारण नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा आइए देखते हैं, बताते हैं। तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है और यहाँ पर सघन वायुमंडल पाया जाता है। तो सघन वायुमंडल होने के कारण यह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह नहीं है, बल्कि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैसें पाई जाती हैं, जो कि उष्मा के अच्छे अवशोषक के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए यह ग्रह गर्म है और साथ साथ इस ग्रह पर नाइट्रोजन है, जलवाष्प के भी तत्व पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यदि यहीं कहीं कथन में दे दिया होता कि शुक्र ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, तब यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होता है, ए और आर दोनों सही हो जाते और आर ए की सही व्याख्या कर ले जाता। आइए आगे देखते हैं 105 नंबर का सवाल। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, चूँकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। निम्न में से कौन सी एक धारा अन्य धाराओं से भिन्न है? ब्राज़ील की धारा, लेब्राडोर की धारा, फाकलैंड की धारा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो लेब्राडोर की धारा है और जो फाकलैंड की धारा है, ये दोनों ही धाराएं ठंडी धारा है, जबकि ब्राज़ील की धारा गर्म जल धारा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राज़ील की धारा। आगे 107 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर तीर्थ स्थान कौन सा है? विष्णु प्रयाग है, देव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है। उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो अलकनंदा और भागीरथी के जो संगम पर जो तीर्थ स्थान है वह देव प्रयाग के नाम से जानी जाती है। वास्तव में जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलते हैं तब वहाँ से संयुक्त धारा एक प्रवाहित होने लगती है। उसी संयुक्त धारा को ही गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और चौथा ऑप्शन दिया होगा इनमें से एक से अधिक और पांचवा दिया होगा इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है।
फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। इसके अलावा महाराष्ट्र प्रति हेक्टेयर गन्ने के उत्पादन करने में भारत में अग्रणी राज्य है। आइए 109 नंबर का सवाल देखते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वनों में, उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्रों में, शीतोष्ण वनों में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक संख्या में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2। उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश, इसका विस्तार 5 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस घास प्रदेश में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण इस प्रदेश को विश्व प्रसिद्ध चिड़ियाघर भी कहते हैं। 110 नंबर का सवाल देखते हैं। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है? लगभग 36%, लगभग 60%, लगभग 16%। तो जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था तो उस समय देश के कुल खनिज उत्पादन में बिहार का जो प्रतिशत था वो सर्वाधिक था। लेकिन अब जो है कि झारखंड के अलग हो जाने से देश के कुल खनिज उत्पादन का जो बिहार में प्रतिशत है वो 36% है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक, ट्रांस इंडियन रेलवे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। इस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई 9,289 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन की कुल लंबाई 9,289 किलोमीटर है। यह पूर्व से पश्चिम में फैली हुई है। इसके पूर्व में व्लादिवोस्टोक और पश्चिम में मॉस्को रेलवे स्टेशन है। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 9,289 किलोमीटर। तो इसके जो पूर्व में है, तो पूर्व में क्या है? व्लादिवोस्टोक है, पूर्व में व्लादिवोस्टोक है और पश्चिम में मॉस्को है जो रूस की राजधानी है। और इसके बीच में बहुत सारे जो कि रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 112 नदी है, उसकी सहायक नदी है। कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, यमुना नदी। सहायक नदियों में चंबल, इंद्रावती, तीस्ता, भीमा। तो आइए इसको मिलान किया जाए। गोदावरी, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है उसे भीमा कहते हैं। तो एक चौथा हो गया। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है वो तीस्ता नदी है। तो ए बी का तीसरा हो गया। तो ये पहला ऑप्शन मिल गया। गोदावरी का इंद्रावती और यमुना का चंबल। इसके अलावा कृष्णा नदी की सहायक नदियों में भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, अमरावती है। हाँ देखिए, जो मूसी नदी है, मूसी नदी किनारे ही जो है कि कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद। फिर उसके बाद कोयना है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा। ये सभी किसके सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा की। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में जैसे दिबांग है, लोहित है, सिसरी है, नोवा है, दिहांग है, मानस है, तीस्ता है। और गोदावरी की सहायक नदियाँ इसमें इंद्रावती, यमुना में चंबल है, बेतवा है, केन है। चलिए आगे 113 नंबर का सवाल देखते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवन इस प्रदेश के ऊपर से नहीं बहती है। जी नहीं, ये तो गलत हो गया। ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवन इस प्रदेश के ऊपर से बहती है, इसीलिए यह व्यापारिक पवनों की पेटी में आ जाती है और यहाँ पे ठंडियों में वर्षा होने लगती है। तो इसका ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। चूने की चट्टान पर अपक्षय क्रिया कहलाती है।
तो चूने की चट्टान पर अपचय क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चूने की चट्टान पर अपक्षय की जो क्रिया होती है वो दो रूपों में होगी। वो आपका एक रासायनिक परिवर्तन होगा, है ना, रासायनिक परिवर्तन होगा, और जैविक परिवर्तन होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, चौथा वाला इसका सही हो जाएगा। मसाई आदिम जाति का मूल निवास स्थान है। मलाया प्रायद्वीप का मध्यवर्ती भाग, मध्य एशिया का किर्गिजिया पठार, पूर्वी अफ्रीका का सवाना घास क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मसाई आदिम जाति का जो मूल निवास स्थान है वो पूर्वी अफ्रीका का सवाना घास का मैदान है। और मसाई लोग यहाँ पर एक झोपड़ी में रहते हैं। इस झोपड़ी का नाम है, क्या नाम है? क्राल, है ना। तो इस झोपड़ी का नाम क्या है? क्राल है। मसाई लोग गाय को बहुत ही पवित्र मानते हैं, और यहाँ के जो पुजारी होते हैं, यानी कि मसाई लोगों में जो पुजारी होते हैं, उन पुजारी को लैबोन के नाम से जाना जाता है। तो लैबोन, ये ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लैबोन पूछा जा सकता है कि लैबोन क्या। देखिए, ये जितने भी सवाल हैं ये सभी एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पाठ्यक्रमों पर आधारित हैं, और उन्हीं पाठ्यक्रम के आधार पर ही प्रश्न बनाए गए हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, डाउन्स प्रेरी वेल्ड, पंपास। ये देखिए, एक तरफ घास के मैदान दिया है, एक तरफ जो है कि देश दिया हुआ है। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट घास के मैदान पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी है, दक्षिण अमेरिका में पंपाज है ना। तो इसका मिलान कर लीजिए। दक्षिण अफ्रीका में क्या है? वेल्ड है। तो एक तीसरा इसमें मिल गया। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए 117 पे चलते हैं। टोड जनजाति का निवास क्षेत्र है। इलायची एवं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर का पठार, हिमालय की तराई क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इलायची एवं नीलगिरी की पहाड़ियाँ टोडा जनजाति का मूल निवास है। आगे है 118 नंबर सवाल है। भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है। इस कथन का मुख्य कारण क्या है? आइए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। सस्ता श्रम है, बाजार की उपलब्धता है, गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा। 119 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ग्रेनाइट है, गैब्रो है, बालूका पत्थर है, सैल है। यहाँ पर देखिए चट्टान दिए हुए हैं, और यहाँ पे जो है कि इनके जो है कि चट्टानों के रूपांतरण दिए हुए। तो ग्रेनाइट से क्या बनता है रूपांतरित होकर के? नीस बनता है। तो एक तीसरा किसमें दिया हुआ है? तो एक जो तीसरा है वो तीसरे वाले ऑप्शन में ही दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, गैब्रो से सर्पेंटाइन बनेगा, बालूका पत्थर से क्वार्टजाइट बनेगा, और सैल से स्लेट बन जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विसुवियस इटली, इरेबस अलास्का, कोटोपैक्सी इक्वेडोर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं। तो ये जो आपका विसुवियस है वो इटली में है। जो इरेबस है यह इरेबस अलास्का में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? ये अंटार्कटिक में है। कहाँ है? अंटार्कटिक। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। तो सही ऑप्शन इसका इरेबस, ऑप्शन नंबर 2। 121 नंबर का देखते हैं। कौन सी योजना 100 दिन का रोजगार दिलाती है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन योजना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 100 दिन का जो रोजगार दिलाती है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर 1।
कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया, तृतीयक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को हम द्वितीयक क्रिया के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्रिया हो जाएगा। मनुष्य की कुल 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जिन्हें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रिया कहते हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रिया का सीधा संबंध प्रकृति से होता है और द्वितीयक जो आर्थिक क्रिया होती है प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से निर्मित जो नए उत्पाद होते हैं, जिसे विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। और तृतीयक में सेवाओं को लिया जाता है, चाहे वो व्यापार हो चाहे शिक्षा हो, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो द्वितीयक हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो विश्व का फलोद्यान भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को कहा जाता है। ये पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है आपका। 124 नंबर का सवाल देखते हैं। पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो। निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, कब बिगड़ेगा? निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ न की जाए। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका निर्वनीकरण तथा भू अपरदन जब चलता रहेगा तो पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाएगा। 125 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। उत्तर से दक्षिण तक बिहार के जिलों का क्रम कौन सा है? सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। दूसरा है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, जहानाबाद, गया और पटना। फिर तीसरा सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गया, पटना, जहानाबाद। चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पहले सीतामढ़ी है उत्तर में, फिर उसके दक्षिण में मुजफ्फरपुर है, फिर उसके दक्षिण में पटना है, फिर उसके दक्षिण में जहानाबाद है, फिर दक्षिण में गया है। तो सही ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस के संरक्षण के लिए जाना जाता है? सियार, हंगूल, हिमालयन सीरो। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान है ये कश्मीर में, यह हंगूल के लिए जाना जाता है ना, या कश्मीरी हिरण के लिए। आइसोहाइट का उल्लेख है। समान वर्षा दिखाने वाली मानचित्र पर रेखाएं एक मैप पर रेखाएं जिनका समान तापमान होता है, उसी बैरोमीटर के दबाव वाले नक्शे पर रेखाएं उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आइसोहाइट से समान वर्षा को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम आइसोहाइट के नाम से जानते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आइसोहाइट। और समान लवणता को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको हम आइसोहेलाइन कहते हैं। आइसोबात क्या होता है? समान गहराई को मिलाने वाली रेखा आइसोबात कहलाती है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के संबंध में सत्य नहीं है? देखिए सत्य नहीं है, ये बताना है कौन सत्य नहीं है। यहाँ पे सूर्य की किरण सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं, ये तो सत्य है। आर्कटिक वृत्त के आगे की जगहें लगभग 6 महीने तक लगातार दिन के उजाले का अनुभव करती हैं, ये भी सही है। आइए अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन। इन जगहों पर सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है, तो यही गलत है। 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और यहाँ पर दिनें बड़ी होती हैं, रातें छोटी होती हैं, जबकि यहाँ पर दे रहा है कि रात सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। सबसे लंबी यहाँ पर दिया है, सबसे लंबी रात होती है, तो यही गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? सड़क, रेलवे लाइन, नदियाँ, नहरों, घाटियों के किनारे पर स्थित बस्तियाँ रैखिक प्रतिरूप के उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है। आयताकार प्रतिरूप की ग्रामीण बस्तियाँ चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाई जाती हैं, ये भी सही है। वृत्ताकार गांव झील, तालाबों आदि के आसपास विकसित हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही है।
तो इस आधार पर ये इसका चौथा जो ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये 1 से अधिक सही है। 130 नंबर का सवाल, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1996 में, अगस्त 1998 में, अगस्त 1995 में। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1996, अगस्त 1996। अब भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना जीवी रामकृष्ण की अध्यक्षता में अगस्त 1996 में ही की गई थी। और विनिवेश विभाग का जो गठन था वो 1999 में किया गया था ना। विनिवेश विभाग का गठन कब किया गया था? तो 1999 में किया गया था। आगे 131 सवाल देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? सन 1950 में, 1952 में, 1951 में, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सन 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। 132 सवाल देखते हैं। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 5वीं, 7वीं, 10वीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 7वीं अनुसूची है। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा की बात की गई है और केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कुल 3 सूचियाँ बताई गई हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय है और शिक्षा समवर्ती सूची की श्रेणी में आता है। पुलिस ये राज्य सूची की श्रेणी में आएंगे। आगे देखते हैं 133 नंबर। दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है क्योंकि लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने का ऐसा नहीं है। शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने का ऐसा भी नहीं। गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण यही बिल्कुल सही है। तो गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। तो ये जो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली निर्धनता और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां दलित और आदिवासी लड़कियों की शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए सबसे बड़ा अवरोध का कार्य करती है। 134 नंबर। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है। समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताई गई है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। यह कथन किसका है? तो यह सुप्रसिद्ध कथन केटी शाह का है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है और यह भाग 4 में, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 में वर्णित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है?
353, 56, 355। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 355। तो अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह हर राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से बचाएगा। यह सुनिश्चित करे कि वह हर राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है। और अनुच्छेद 355 भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित है। आइए आगे देखते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो वैधानिक पूछ रहा है तो BN राव थे। आगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किससे संबंधित है? तो यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा बताया था संविधान का, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा बताया। और जानते हैं इसके विषय में, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के तहत भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के तहत जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तब वह उपचार हेतु उच्चतम न्यायालय के शरण में जा सकता है। और उच्चतम न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकार की गारंटी भी अनुच्छेद 32 के तहत ही देता है। जबकि यदि व्यक्ति चाहे तो वह उच्च न्यायालय में भी जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों और मौलिक अधिकार की गारंटी की बात की जाती है। 140 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्न में से क्या सत्य है? पुत्रों, पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। आर्य समाज के अनुयायियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। परिवार केवल पुत्रों अथवा पुरुष सदस्यों की पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पुत्रों, पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। 141 का क्वेश्चन, राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों से मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है? 3, 4, 5, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये 4 हो जाएगा। आपका सही आंसर आपका 4 है। तो राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने की कुछ शर्तें हैं, है ना। शर्त में क्या क्या है कि लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। अगला शर्त है कि किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी। अगला शर्त हो सकता है लोकसभा में 2% सीटें हों और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। अब इनमें से जो भी यह शर्त पूरी कर लेगा वह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। 142 नंबर का क्वेश्चन, आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर निम्न में से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? केवल लोकसभा, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत का आपातकाल की बात की जा रही है। तो आपातकाल में आपका जो हो जाएगा, हाँ, कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। आइए देखते हैं 143 नंबर, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए? यहाँ दिया हुआ समस्त सदस्य की संख्या का 1/10 यही सही है। 144 है, जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से।
लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जनवादी लोकतंत्र की जो अवधारणा संबंधित है वो लोकतंत्र की मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है। बहुलवादी, तो जनवादी लोकतंत्र की धारणा मार्क्सवादी चिंतन के साथ जुड़ी है ना। मार्क्स और इसके दोस्त एंजल्स ने तर्क दिया था कि उदार लोकतंत्र के अंतर्गत समाज दो परस्पर विरोधी वर्गों में बढ़ जाता है, एक बुर्जहारा या बुर्जुआ वर्ग होता है और दूसरा सर्वहारा वर्ग होता है। आगे देखते हैं 45 से 145 क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 92, अनुच्छेद 105 और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनुच्छेद आपका जो 92 है या भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित है। 146 क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है? तो अनुच्छेद 74 है ना। तो अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 में ये बात की गई है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 147 है। संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर होते हैं? जी नहीं। राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होता है? तो ये भी नहीं है। स्थगित किए जा सकते हैं? हाँ, ये स्थगित हो सकते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा स्थगित किए जा सकते हैं। तो संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल मात्र एक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 में वर्णित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार। इसका जो है कि उल्लंघन नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना हो बड़ी आपातकालीन स्थिति क्यों न हो, है ना। तो अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाएगी तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। 148 का दूसरा देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? इसके अंतर्गत किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? तो इसके अंतर्गत किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यही सही है। और ऑप्शन देख लेते हैं। किसी राज्य में आंतरिक अशांति होने पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाएगा तब 356 की धारा लगेगी और राष्ट्रपति के द्वारा। और ये भी जान लीजिए कि सर्वप्रथम किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था? तो पंजाब राज्य में। कब किया गया था? तो ये 1951 में। 149 नंबर क्वेश्चन है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? 72वां संवैधानिक संशोधन, 73वां, 74वां, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था और सर्वप्रथम यह राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। कब किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर, गांधी जी के जन्म के दिन ही 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था
का पहली बार प्रयोग किया गया, फिर उसके बाद तुरंत आंध्र प्रदेश में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का यह अंतिम क्वेश्चन है 150 नंबर। तो आज हम लोगों ने कुल 150 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, जो कि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हाँ दोस्तों साथियों, यदि सेशन अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों तक भी इसको भेज दें। आइए 150 नंबर देखते हैं। महाराष्ट्र भारत में पंचायती राज को अपनाने वाले पहले 2 राज्य थे। महाराष्ट्र और पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अभी मैंने बताया कि जो आपका महाराष्ट्र और राजस्थान और आंध्र प्रदेश है, सर्वप्रथम ये पंचायती राज को अपनाने वाले 2 राज्य बने। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका राजस्थान और आंध्र प्रदेश। और हाँ दोस्तों, आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वह मुख्य रूप से बिहार, स्पेशल बिहार से संबंधित होगा। फिर बिहार की करंट अफेयर और समसामयिकी होगी। और इसके अलावा अभी तक बीपीएससी की तरफ से कराई गई जो परीक्षाएं हैं उनमें से भूगोल के, इतिहास के और राजनीति विज्ञान के क्वेश्चनों का भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।